Hello, in this video we will talk about classical macroeconomics and the model of output and employment. So, the starting point of the uh, term macroeconomics was originated in the 1930s during the time of the World Depression, and that World Depression added the urgency to study about the macroeconomics issues. So, the general theory of employment, interest, and money by John Maynard Keynes was one of the major in the macroeconomics, and it brings the Keynesian revolution, and which was against the classical economics and which was against the classical economics, and it was during the time of the World Depression in the year 1936, and before the 1936 classical economics was in prevalence. So some of the notable economists of the classical theory were Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, and of neoclassical was Alfred Marshall and A.C. Pigou. While Keynes said that classical and neoclassical are two homogeneous theories, they are similar in a much they are much more similar. And what classical theory used to say कि इक्विलिब्रियम आउटपुट अगर अचीव हुआ है तो यानी कि उस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एक्चुअल और जो पोटेंशियल आउटपुट है एक इकोनॉमी का वो इक्वल होता है जब इक्विलिब्रियम आउटपुट पे फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होता है. एंड अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जो फोर्स अज्यूम की गई है वो बैलेंस करने की ट्राई करेगी ताकि आउटपुट को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लाया जा सके. सो दिस वाज द थ्योरी. एंड द नेक्स्ट हेयर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी रियल फैक्टर को एक इकोनॉमी या नेशन की वेल्थ फाइंड करने में, और उन्होंने फ्री मार्केट के ऊपर भी स्ट्रेस किया था. एंड उनका कहना था कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ का रीज़न, यानी कि उस ग्रोथ एक इकोनॉमी की ग्रोथ किस वजह से हो रही है, वो उसके रीज़न थे कि भाई उस इकोनॉमी में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जो उस इकोनॉमी में टेक्निक है प्रोडक्शन की उसका स्टॉक इंक्रीज हुआ है. दिस वॉज द रीज़न कि भाई एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और फ्री मार्केट को एडवोकेट करते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और उनके अकॉर्डिंग मनी सिर्फ एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज था. एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स वर अगेंस्ट द मर्केंटलिस्ट थॉट. जो मर्केंटलिस्ट थॉट था, जो बुलियनिज्म के बारे में बात करता था और बोलता था कि भाई इकोनॉमी में स्टेट यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए उसको इफेक्टिव वे में वर्क करने के लिए एक इकोनॉमी को. और बुलियनिज्म यानी कि जो प्रीसियस मेटल होते हैं उनका एडवोकेट करते थे वो. नाउ जब हम क्लासिकल मॉडल की बात करते हैं तो हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इनके जो फैक्टर है प्रोडक्शन और इसके थ्रू हम अब अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे. सो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल इनपुट एंड टोटल आउटपुट अज्यूमिंग ए गिवन टेक्नोलॉजी. ये बहुत सिंपल से है कि भाई कितने हम इनपुट देख के कितना आउटपुट अचीव कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उसका रिलेशनशिप प्रोडक्शन फंक्शन होगा. और प्रोडक्शन फंक्शन को दिया जाता है इस इक्वेशन से, विच इज y इक्वल टू f is the function y is the function of the k and n, which is where y stand for the output and k स्टॉक ऑफ कैपिटल. क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात करेंगे तो कैपिटल जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जो एन है यहाँ पे वो होमोजीनस लेबर है जो इनपुट के लिए यूज किया जा रहा है. सो प्रोडक्शन फंक्शन को हम y इक्वल y f ब्रैकेट k कांस्टेंट n के थ्रू भी शो करते हैं. सो नेक्स्ट इज द डायग्राम ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कर्व. तो जब हम एक प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेबर लेके चलेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे प्रोडक्शन और से आउटपुट. तो जब हम स्टार्टिंग में एक पॉइंट तक
जो हम लेबर ऐड करेंगे उनमें, और उस पॉइंट के बाद जो ये पॉइंट है, यहाँ के बाद में जब हम लेबर को और एक्स्ट्रा इनपुट करेंगे तो जो आउटपुट प्रोडक्शन है वो डिमिनिश होना स्टार्ट होगा, यानी कि वो इंक्रीज तो होगा लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे जो अभी तक हो रहा था। और इस पॉइंट के बाद अगर और एक्स्ट्रा लेबर को हम ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव यानी कि प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंक्रीज होने की जगह वो नेगेटिव में जाने लगेगा। तो अगर हम इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर इससे हम शो करेंगे तो जो फर्स्ट फेज है जो कांस्टेंट है उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, और इसके बाद में जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स है उसको हम डिक्रीजिंग से, और यहाँ पे जब एक पॉइंट के बाद लेबर ऐड करने पे नेगेटिव चले जाएगा तो इट विल बी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल बी समथिंग लाइक दिस। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ये प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप भी शो करता है, और इसको हम इस इन टर्म्स में भी शो कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन द आउटपुट डिवाइडेड बाय द चेंज इन लेबर, कि हम एक लेबर को चेंज करने पे कितना आउटपुट चेंज हो रहा है, इससे भी हम स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन का स्लोप शो कर सकते हैं। अब हम लेबर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले लेबर डिमांड की बात करेंगे, उसके बाद में लेबर सप्लाई के बारे में देखेंगे। तो जो क्लासिकल थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो फर्म है वो दे आर परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स, कि एक इंडस्ट्री या एक इकोनॉमी में जो भी फर्म है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स का मेन मोटिव होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरीके से करें, और शॉर्ट रन में हम सिर्फ लेबर की थ्रू हम अपना आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी, केवल लेबर एक ऐसा फोर्स है जो शॉर्ट रन में वेरिएबल रहेगा। तो लेबर को हम कब तक एक कंपनी कोई लेबर हायर करेगी या कब तक आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है, तो उसकी कंडीशन है कि जब तक marginal cost of producing a unit of output will be equal to the marginal revenue from sale। so marginal cost और marginal revenue जब तक इक्वल, जिस पॉइंट पे इक्वल रहेंगे उस पॉइंट तक एक कंपनी इंक्रीज कर सकती है अपना आउटपुट। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक कंडीशन होती है कि मार्जिनल रिवेन्यू और प्राइस दोनों के इक्वल होते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी, कि एक मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो वेज लेबर की होगी, और उसको हम जब उसकी प्रोडक्टिविटी से डिवाइड करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, तो वो हमें मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और हम ये इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेबर वेरिएबल है, तो हम सिर्फ वेज से उसकी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल को हमने कांस्टेंट ले रखा है। सो यहाँ पे MCI जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है फर्म का, W इज द वेज ऑफ लेबर, एंड MPN वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ith फर्म। नाउ क्योंकि शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसकी एक सिचुएशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल, क्योंकि MR इक्वल टू MC लिया था हमने और MR इक्वल P भी लिया था। तो जब हम MR इक्वल MC ये रखेंगे और MR इक्वल P, तो हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू MC। सो जब हम इस P इक्वल MC को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा P इक्वल टू वेज अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और जब हम मार्जिनल इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हम ये फाइंड आउट करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी इक्वल टू द W/P, और W/P होगा रियल वेज। ये रियल वेज की वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। तो जिस पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक लेबर की उसकी रियल वेज के इक्वल होती है उस पॉइंट तक एक फर्म लेबर की डिमांड करेगी, और जो इसका डायग्राम होगा वो सेम रहेगा जो हमने ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का डायग्राम किया था, ये सिमिलर होगा लेबर डिमांड का डायग्राम से। सो दैट्स फॉर द डिमांड। अब हम देखते हैं इसको कि डिमांड इनवर्सली रिलेटेड रहेगी रियल वेज के, यानी कि अगर रियल वेज इंक्रीज होगी तो
एक फर्म के लिए लेबर को हायर करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, उतना ही महंगा पड़ेगा, उतना ही कॉस्टली पड़ेगा। तो फर्म कम लेबर हायर करेगी, और अगर रियल वेज कम हुई तो फर्म ज़्यादा डिमांड करेगी लेबर के लिए। सो देयर विल बी ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द। सो अब हम देखते हैं लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई यानी कि लेबर कितनी सप्लाई हो रही है। सो ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की मोटिव से काम करेगा, और जब उसकी यूटिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी रियल इनकम और उसके लेज़र पे। नाउ लेज़र क्या होता है कि उसके पास अदर देन वर्क आवर्स कितना टाइम बचा हुआ है एक दिन में। और इसको हम अब पहले इनकम लेज़र ट्रेड ऑफ से एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद हम उसका लेबर सप्लाई का कर्व देखेंगे। सो फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेज़र आर रखेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे रियल इनकम उसकी रखेंगे। नाउ वी विल हैव 3 बजट कॉन्स्टेंट्स और से कॉन्स्टेंट्स, और इस पे हम फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर रियल वेज उसकी 2 है तो वो यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो वर्क करने की और वर्क ना करने की, वो उसकी कम रहेगी। तो उसका लीजर आवर जो है वो 18 रहेगा, यानी कि उसका लीजर टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर उसकी रियल वेज बढ़ के 2 हो गई तो यानी कि अब उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू अर्लियर, जो 2 रियल वेज के टाइम पे थी। जब उसकी रियल वेज 2 थी तब उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो कम थी, लेकिन अब जब उसकी रियल वेज 3 हो गई तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो गई, तो वो अब एक्स्ट्रा काम करने की ट्राई करेगा, और अब उसके पास लीजर आवर सिर्फ 16 बचेंगे। और अगर उसकी रियल वेज बढ़ के 4 अगर हो गई तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी लीजर आवर के लिए, तो वो और ज़्यादा वर्क आवर देगा और लेज़र आवर उसके और डिक्रीज हो जाएंगे। सो दिस शोज दैट कि अब अगर हम यहाँ पे देखें कि लेबर सप्लाई कर्व की अगर बात करें, तो जब हम 2 सप्लाई कर्व की भाई वर्क आवर और इसको देखेंगे, तो यहाँ पे जब उसकी रियल वेज 2 थी तो अगर उसके पास 18 लीजर आवर बचे हुए हैं तो उसके पास वर्क आवर कितने बचेंगे 6। लेकिन अगर उसकी सप्लाई, अगर उसकी रियल वेज बढ़ के 2 से 3 हो गई तो अब उसके पास लीजर आवर 16 है। अगर लीजर आवर उसके 16 है तो यानी कि उसने वर्क आवर कितने हो जाएंगे, उसके वर्क आवर हो जाएंगे बढ़ के 8। और सिमिलरली उसकी रियल वेज अगर 4 हो गई बढ़ के 3 से, तो उसका वर्क आवर भी बढ़ के 8 से 9 हो गए, इस एग्जाम्पल के थ्रू जो हमने देखा था। यानी कि जो है रियल वेज के साथ में सप्लाई इंक्रीज होती है, सो दैट विल गिव एन अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। नाउ दिस विल बी देयर विल बी द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड रियल वेज, क्योंकि जितनी रियल वेज इंक्रीज होगी उतनी ही सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो एंड रियल वेज इज नॉट द मनी वेज। मनी वेज अगर सिंपली W होगा तो वो मनी वेज होगी या नॉमिनल वेज होगी, मनी और नॉमिनल वेज होगी। लेकिन अगर हम इसको P से डिवाइड कर देंगे तो ये रियल वेज बन जाएगी, क्योंकि ये हमें रियल जब प्राइस को अकाउंट में लेके बता रहा है कि उसकी वेज कितनी है। और लेबर सप्लाई कर्व विल बी द पॉजिटिव स्लोप्ड, हायर रियल वेज विल हायर प्राइसेस फॉर लीजर, जो कि हमने देखा था, जिसकी वजह से उसका जब रियल वेज इंक्रीज होती है तो लीजर टाइम कम होता है और वर्क आवर्स इंक्रीज होते जाते हैं। सो इट एनालोगस टू द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कि जब भाई इनकम इफेक्ट जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को बहुत ही ज़्यादा आउटवे कर देगा तो सप्लाई कर बैकवर्ड बेंडिंग होता है, जो कि कुछ इस तरीके का सप्लाई कर्व बनता है अगर इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को आउटवे कर रहा है। सो वी विल सी लेटर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द कंज्यूमर डिमांड थ्योरी इन द माइक्रो। सो for now we will stick to the topic only. Now equilibrium output और employment की बात करेंगे। So production function was given by this will be the demand for labor and supply for the labor, and for the equilibrium position demand and supply will be equal
both will be equal. Now आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज आर द एंडोजीनस वेरिएबल, यानी कि जो मॉडल के विद इन ही ड्राइव किए जा सकते हैं, तो हम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज को मॉडल से ही डिटरमाइन कर सकते हैं. तो दीज विल बी द एंडोजीनस वेरिएबल. नाउ जो हम बात कर रहे थे कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की, तो हम जब लेबर और सप्लाई दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा लेबर मार्केट का. सो वर्टिकल एक्सिस पे रियल वेज एंड हॉरिजॉन्टल पे लेबर. नाउ जब हम दोनों सप्लाई कर, ये डिमांड कर हो जाएगा लेबर का, और ये सप्लाई कर, जब हम इन दोनों को पुट करेंगे तो हमें यहाँ इस पॉइंट पे दोनों इक्वल मिलेंगे, और यही पॉइंट होगा हमारा लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो यहाँ पे वेज जो है रियल वेज हो जाएगी ये, और दिस विल बी द एम्प्लॉयमेंट लेवल. सो दिस विल बी द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, और ये हमें आउटपुट डिटरमाइन करने में भी हेल्प करेगा. अगर हम इस लेबर आउटपुट से एक सेम पॉइंट लें और इस डायग्राम पे वर्ड लाइन लेके आए और हम प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे पुट कर दें, दिस विल बी द प्रोडक्शन फंक्शन कर्व. तो ये जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों क्रॉस करेंगे, सो दैट विल बी गिव अस द आउटपुट लेवल और ऑप्टिमल आउटपुट ऑफ द मार्केट एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल. So in the classical model, the level of output and employment are determined solely by the supply factors. यानी कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो सप्लाई फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है क्लासिकल मार्केट में. नाउ हम इसको दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, सप्लाई और लेबर सप्लाई और डिमांड फंक्शन को. पहला जो हम रियल वेज के टर्म में हमने देखा ही था कि भाई रियल वेज अगर सेम रहती है, अगर सपोज कि वेज किसी की 2.5 थी और उससे बढ़ के 10 हो गई, यानी कि 50% इंक्रीज हुआ है वेज में, और सिमिलरली प्राइस भी अर्लियर 5 था और बढ़ के 10 हो गई, यानी कि उसमें भी 50% का इंक्रीज है. यानी प्राइस और वेज अगर सेम प्रोपोर्शनेट में बढ़ रहे हैं तो आउट इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो सिमिलर रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा. अब अगर हम इसे सिर्फ मनी वेज के टर्म में देखें, यानी कि रियल वेज के टर्म में ना देख के सिर्फ वेज रेट के टर्म में देखेंगे अगर लेबर सप्लाई और डिमांड फंक्शंस को, सो दिस विल बी द मार्केट की पहले जो लेबर सप्लाई था वो ये था, और दिस वाज द फर्स्ट डिमांड कर्व. लेकिन अब अगर वेज रेट इंक्रीज हो गई तो दिस विल बी द सेकेंड लेबर सप्लाई एंड the demand curve, and similarly the third one. So this shows कि अगर हम उसको केवल मनी के टर्म, रियल वेज के टर्म में ना लेके सिर्फ मनी वेज यानी कि नॉमिनल वेज के टर्म में लेके देखेंगे, तो सो दिस विल बी द आवर लेबर एंड सप्लाई डिमांड फंक्शन का डायग्राम जो ये होगा. Now in the last we will see the classical aggregate supply curve or the, so अगर here output will be the vertical. Now why? And so it reflects the fact that कि higher value जो price की होगी वो require करेंगी कि proportionately similar money wage भी increase हो. यानी कि output को same level पे रखने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा output same level पे रहे, तो जिस proportionate में price increase हो रहा है उस ही प्रोपोर्शनेट में रियल वेज भी अगर मनी वेज भी अगर इंक्रीज होगी तो हमारा आउटपुट का लेवल सेम ही रहेगा, क्योंकि जिस प्रोपोर्शनेट में अगर प्राइस चेंज हुआ है सिमिलर प्रोपोर्शनेट में अगर हमारी मनी वेज या से कहे कि हम नॉमिनल वेज अगर इंक्रीज हो जाएगी तो दैट द रियल वेज विल बी द सेम, सो आउटपुट विल नॉट इंक्रीज. सो दैट्स वाई कि हम अगर आउटपुट का सेम लेवल रखना चाहते हैं तो अगर हमारा प्राइस लेवल जिस प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज हो रहा है सिमिलर प्रोपोर्शनेट में हमारी मनी वेज भी इंक्रीज हो जाए, सो दैट्स व्हाई रियल वेज विल रिमेन कांस्टेंट. सो दैट्स व्हाट द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन एंड कर्व. So that's it for the video. We will see the remaining part of the classical theory
जो आगे बचा हुआ है मनी इंटरेस्ट वगैरह के बारे में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।